जनाब चेयरमैन, टेररिज्म एक नॉन स्टेट एक्टर्स के तहत एक नॉन स्टेट वॉरफेयर का हिस्सा। मेरे ख्याल में हम अभी तक इस जंग की नेचर जो है उसको एट टाइम्स समझने में कासिर नजर आ रहा, चाहे वो पार्लियामान की जानिब से है, चाहे वो सिविल सोसाइटी की जानिब से है, चाहे वो मीडिया की जानिब से है, या एट टाइम्स वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि ऑन ग्राउंड उसको कन्फ्रंट कर रही हैं उनकी जानिब से। ये ऑनस्लॉट हम पे डोमेस्टिक फ्रंट से अनलीश हुआ है। जनाब चेयरमैन, हिंदुस्तान हम पे हमला आवर नहीं हुआ, चाइना हम पे हमला आवर नहीं हुआ, अफगानिस्तान की रियासत हम पे हमला आवर नहीं हुई, ईरान की रियासत हम पे हमला आवर नहीं, न यूरोपियन यूनियन ने ब्रसल्स में डिसाइड करके मिसाइल्स हम पे फायर की। ये हमारी अपनी पॉपुलेशन के स्क्यूड व्यूज रखने वाले चंद अनासर हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स की सूरत में हम पे हमला हावर हुआ। और हमारा रिस्पांस मैकेनिज्म, जिसको हम रियासत, ये लफ्ज बार बार तवातुर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, बुनियादी तौर पे रियासत क्या है, ये इजमा उन अफराद का है जिन्होंने चंद इदारों के इख्तियार और अक़दार को अपने हाथ में लिया हुआ है और उसको लेजिटिमेसी हासिल है। इसीलिए कत्ल में और कैपिटल पनिशमेंट में फ़र्क रखा गया है, तफरीक रखी। जो कैपिटल पनिशमेंट है वो रियासत के बिहाफ पे एक ड्यू प्रोसेस के तहत उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो इंडिविजुअल उसी फिजिकल एक्शन से अगर उस किस्म का कॉन्सिक्वेंस सामने लेकर आता है तो उसे हम कत्ल गर्दानते हैं। इस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में हमारे पास सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी और हमारे पास एक कन्वेंशनल मिलिट्री थी। कन्वेंशनल मिलिट्री की ट्रेनिंग जो ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी के तहत 200 साल से हमारे पास मिली और पोस्ट इंडिपेंडेंस 70 साल हमने उसे ग्रूम किया, वो यूजुअली कन्वेंशनल वॉरफेयर की तैयारी में थी। वो टेररिज्म की तैयारी में हमने उनको इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग कभी न रखा, न समझा। जब ये थ्रेट हमारे सामने आया तो मिलिट्री वॉज मॉर्फ्ड इनटू अ काउंटर टेररिज्म फोर्स, और जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था हमने रिस्पॉन्स ये दिया 9/11 के बाद कि काउंटर इसको मिलिट्री करेगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, विदाउट रियलाइजिंग कि बाकी दुनिया के जो तजर्बात टेररिज्म के साथ हैं, नॉन स्टेट वॉरफेयर के साथ है, वहाँ पे फॉर्मल काउंटर टेररिज्म फोर्स स्टैब्लिश। इसमें चूंकि एक चेकर्ड हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हमारे यहाँ 3 मरतबा डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा है इस मुल्क में, इसलिए पॉलिटिकल क्लास का विज़ावी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एक मखसूस व्यू, जो कि एट टाइम्स ठीक भी होता है और एट टाइम्स इतना दुरुस्त नहीं भी होता, लेकिन एक कॉन्टेस्टिंग पोजीशन में जरूर है। जब भी टेररिज्म की बात आती है, जब भी इस नुक्ते पे गुफ्तगू होती है, मुझे एज ए सिटीजन ऐसे फील होता है कि अगर उनकी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है तो एप्रिसिएशन, जो मोरल बूस्टर की ज़रूरत होती है, वो शायद इतनी नहीं होती, और हम एक दूसरे के धाक में बैठे होते हैं जैसे दुश्मन के सफ़ों में हों, और जो ही उनके यहाँ कोई कमी, कोई डेफिशिएंसी जो कि हर जंग का हिस्सा होता है, वो अगर सामने आए, एग्जिबिट हो, तो वी ग्लॉट ओवर दैट। हम उसे कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की बजाय, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बजाय एट टाइम्स हम उसको उससे अंग्रेजी में ग्लॉट ओवर ही कहते हैं, और मुस्तफीद तो खैर उसकी उर्दू नहीं होगी, लेकिन एक रूहानी मसरत उससे हासिल करते हैं। ये रूहानी मसरत हमें मसले के हल की तरफ नहीं ले जा रही, ये वक्ती तौर पे बायसे इत्मीनान तो हो सकता है, बायसे हल नहीं है। जनाब चेयरमैन, इस फोरम पे इन कैमरा सेशन की भी बात कुछ दोस्तों ने, हमारे सीनियर्स ने रखी, ज़रूर होनी चाहिए, तमाम लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस भी कोई नॉवेलिटी नहीं रखती है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये माजी में इन 2 दिहाइयों में कई मरतबा इस ऐवान के सामने, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने इस तरह की ब्रीफिंग्स हुई हैं। मेरी अपनी नाचीज़ राय ये है कि इनोवेटिव अंदाज में, इमेजिनेटिव एप्लीकेशन के तहत अब ओपन माइंड के साथ इस गुफ्तगू को करने का वक्त आ गया है। क्या मिलिट्री काउंटर टेररिज्म फोर्स के तौर पे हमने उसको अप्लाई करना है और मजीद उसका इस्तेमाल करना है? ऐसे दौरानिए में अगर कोई एक्सटर्नल
ملٹری ایڈونچر ہوتا ہے ہمارے ایسٹرن سائڈ سے یا کسی اور طرف سے، ایسٹرن سائڈ سے زیادہ اس کی پریزمپشن ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ اس وقت جس ٹو فرنٹ ڈاکٹرائن سے ہم ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ڈومیسٹک فرنٹ ہی سیکنڈ فرنٹ ثابت نہ ہو۔ میں اس کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بہت زیادہ مفصل انداز میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اتنا اشارہ ضرور دوں گا کہ اس پہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کی اور کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری جانب جو دوسرا امپورٹنٹ نوانس میں سمجھتا ہوں یا شیڈ سمجھتا ہوں، وہ نیریٹو کے حوالے سے ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے کل یہ کہا کہ جو مذہب کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو نیریٹو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید کافی نہیں ہو۔ جناب اسپیکر، وی نیڈ ٹو ڈیلو ان، ہمیں ڈگنگ کرنی پڑے گی اور اس مسئلے کی جو ڈائسیکشن ہے وہ آبجیکٹیولی کرنی پڑے گی۔ نیریٹو جتنا ایٹ لیسٹ ٹیررزم ہمارے ہاں یا وائلنس کو ہم فیس کر رہے ہیں، یہ ملٹی فیسڈ وائلنس ہے۔ میرے صوبے میں ایتھنک انسپائرڈ وائلنس موجود ہے، جس میں کسی ایک مخصوص قوم کو بنیاد بنا کر اس کی بنیاد پہ ایک مسلح تحریک اور جدوجہد کی جاتی ہے، اور باقی ماندہ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پہ وائلنس کو پرپیٹریٹ کیا جاتا ہے۔ میں دونوں کی کاؤنٹر نیریٹو پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر میرے خیال میں اسٹیبلشڈ ہے کہ جو لوگ ریلیجس انسپائرڈ وائلنس میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے پاس مین سٹریم مذہب کی سند نہیں ہے۔ جو مین سٹریم سنی اور شیعہ اسلام ہے، حوزہ نجف جو کہ اہل تشیع میں روحانی طور پر سب سے سپیریئر اسپریچول سٹیٹس رکھتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی ایک حجت الاسلام، ایک بہت بڑا روحانی نام اور شخصیت اہل تشیع کے ہاں، اور ان کا جو میں سمجھتا ہوں احترام ہے، وہ اہل سنت کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ کہیں پر خراج یا خارجیوں کی یا اس ریڈیکلائزیشن کی سند یا فتویٰ یا لیگل اوپینین ان کی جانب سے نہیں آئی۔ اہل سنت میں چاہے اہل دیوبند ہوں، چاہے اہل بریلی ہوں،